गुड मॉर्निंग। आज आपके फर्स्ट क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, स्टडी कराया जाएगा और आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम जो है वह है सजीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि सजीव और निर्जीव होते क्या हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी उसके बारे में बेसिक जो नॉलेजमेंट होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है ये सब हम जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। अगर कोई बाई चांस हमसे पूछ ले कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं तो हम उनके बारे में जब हमें पता होगा तभी तो हम आंसर कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, लोगस यानी टू स्टडी यानी अध्ययन। तो यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं किसका, जीवन का अध्ययन यानी सजीवों का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के बायोस एवं लोगस शब्दों को मिलाकर बना है। तो जो बायोस और लोगस ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने सन 1802 ईस्वी में किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी तो हम क्या कहेंगे, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। वह शाखाएं कौन कौन सी हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जो है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हम जूलॉजी। जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक, ये तो सरल भाषा में हो गया कि जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है जंतु विज्ञान। तो किसका अध्ययन कर रहे हैं हम यहाँ पर, जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं। अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हम डेफिनेशन में भी बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा, वह जंतु विज्ञान कहलाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं तो किसका नाम बताएंगे, अरस्तु। ठीक, अरस्तु का दो बार नाम आ चुका है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो नाम से पता चल रहा है वनस्पति विज्ञान। ठीक, पेड़ पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर डेफिनेशन यहाँ भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी तो क्या आंसर करेंगे आप, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं, कितने भागों में बांटा गया है और वैज्ञानिकों के नाम भी याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं सजीव। तो सजीव सभी को पता है, सीधे हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट घूमता है कि सजीव किसे कहते हैं। तो हम सोचते हैं कि जो श्वसन कर सकते हैं, जो घूम सकते हैं, जो वृद्धि कर सकते हैं, जो जनन कर सकते हैं, वह लोग क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। ठीक, और निर्जीवों में ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक, सजीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो इन्हें निर्जीवों से भिन्न बनाते हैं, उसे सजीव कहते हैं। और सजीव वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। सजीवों में वृद्धि, जनन, उपापचय एवं अनुकूलन की क्षमता होती है।
अब सजीवों के लक्षण भी देख लेते हैं। तो जो पहला है श्वसन यानी रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन यह सजीवों का मुख्य लक्षण होता है कि जो सजीव वस्तुएं हैं या सजीव जीव जो हैं वो क्या करते हैं, श्वसन की क्रियाएं करते हैं, लेकिन निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। श्वसन जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त ऊर्जा से ही जीवधारियों की समस्त जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है जैविक क्रियाएं। ये जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? यानी जीवित रहने के लिए हमें बहुत सारी क्रियाएं जो करनी पड़ती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सांस लेना, खाना खाना, घूमना फिरना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। तो अपचयी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मुक्त होना। ठीक। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। C6H12O6 ये आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो ये भोजन यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकल के जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ जा रहा है? ये वापस वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है। और इसके साथ में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कितनी होती है? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगर ATP में काउंट करना है तो कितने ATP ऊर्जा हमारी निकल के जा रही है? 38 ATP। ठीक। फिर ये दूसरी रिएक्शन आप देख लीजिए C6H12O6। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। क्या बना रहा है? एथिल अल्कोहल बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर मुक्त हो रहा है। और साथ में यहाँ पे 28 किलो कैलोरी ऊर्जा या ATP में ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक। अब जो श्वसन की क्रिया है या हम कह सकते हैं श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ये वाली रिएक्शन ऑक्सी श्वसन कहलाती है और दूसरी वाली अनऑक्सी श्वसन। ठीक है। क्योंकि जो पहली वाली रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सी श्वसन। जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनऑक्सी श्वसन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका है पोषण यानी न्यूट्रिशन। जैविक क्रियाओं को पूर्ण रूप से चलाने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। ठीक। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसी भोजन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिसके लिए उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल एवं खनिज अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक। तो आप जानते हैं ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो जो पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक। और जंतु जो है अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर। तो जंतु क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा है गमन। जीव द्वारा स्थान परिवर्तन को गमन तथा शरीर के किसी भाग को हिलाने डुलाने की क्रिया को गति कहते हैं। सभी जंतुओं में गमन की क्षमता होती है। ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों में गमन की क्षमता नहीं होती है और निर्जीव वस्तुओं में भी गमन नहीं होता है। ठीक है। अगला आपका है वृद्धि। जीवों के भार, आकृति तथा संख्या में बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। जैसे
किसी वस्तु का भार 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम हो जाना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, संख्या में अगर कोई वस्तु या कोई संख्या में 1 है, अगर वो संख्या में उसकी बढ़ोतरी हो रही है, यानी संख्या से 1 है 1 से 4 हो जा रहे हैं, तो हम यहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे हम, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। ठीक, और वृद्धि सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं। पेड़ पौधों में अनिश्चित समय तक वृद्धि होती है तथा जीव जंतुओं में वृद्धि निश्चित होती है। ठीक, जंतुओं और पौधों में वृद्धि आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं इनमें वृद्धि बाह्य रूप से होता है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ और रेत के टीले, ये होते तो निर्जीव हैं, लेकिन ये इनके आकार में वृद्धि होती रहती है। कैसे? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं पत्थरों के या रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जाकर वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक ढेर बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है। अगला जो आपका पॉइंट्स है, जनन यानी रिप्रोडक्शन। जीवधारियों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। जीव लैंगिक व अलैंगिक दोनों विधियों से जनन करते हैं। तो जो लैंगिक जनन है, यानी लैंगिक जनन में हमें 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है, मेल और फीमेल। इन दोनों के मध्य जब संयुग्मन होता है तो ये क्या करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। और जायगोट से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। ठीक, यानी भ्रूण से क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। ये हो गया आपका अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनन के द्वारा ही नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है और ये कई विधियों के द्वारा होता है, खंडन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला है आपका उत्सर्जन। श्वसन की क्रिया में बने उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, अगला है आपका जीवन चक्र। सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करती है, यानी भ्रूण का जन्म होता है, जन्म होने के बाद वह वयस्क अवस्था में जाता है, वयस्क अवस्था में जाने के बाद उनमें जनन की प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया के बाद वह वृद्धावस्था में जाते हैं और वृद्धावस्था के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप ये चक्र चलता रहता है। ठीक, जीवों में क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं होती हैं। ये पूरी साइकिल क्या कहलाती है, लाइफ साइकिल कहलाती है। यानी पूरा चक्र जो है जीवन भर चलता रहता है, पेड़ पौधों में भी, जीव जंतुओं में भी और मनुष्यों में भी। ठीक, यानी पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर वह वयस्क अवस्था में जाता है, वयस्क अवस्था के बाद क्या होता है कि वह अपने समान संतान उत्पन्न करने की उसमें क्षमता होती है, यानी जनन की क्रियाएं करेगा। फिर उसके बाद वह वृद्धावस्था में पहुंचेगा, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु। ठीक, फिर इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर। जीवधारी एक या एक से अधिक संरचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं जीवों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों का कार्य करती हैं। ये कोशिकाएं ऊतकों, अंगों व अंग तंत्रों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारा शरीर है, किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों का कार्य करती है। तो कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र से एक नए जीव का निर्माण होता है।
और जो कोशिकाएं होती हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ये पृथ्वी पर सबसे पहले पाए जाने वाले जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, नीलहरित शैवाल हो गए, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक, अब जो यूकैरियोटिक्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक के बाद आए हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, ये प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा विकसित होते हैं। अब हम बात करते हैं जीव द्रव्य। जीवधारियों में जीवित पदार्थ जीव द्रव्य है, यह जीवों की आधारशिला है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक, जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। इतना ध्यान रखेंगे, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को क्या कहेंगे, हम जीव द्रव्य कहेंगे। अगर जीवों के अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है तो वह वस्तु सजीव नहीं कहलाएगी। तो इतना याद रखेंगे, जो जीव द्रव्य है वो किन में पाया जाएगा, सजीवों में, और निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। अगला पॉइंट आपका है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। सभी जीवों को जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जीवित शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती हैं। और उपापचय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिक। जो एनाबॉलिक यानी उपचय होता है, इसमें क्या होता है, ऊर्जा इकट्ठी होती है, और जो अपचय होता है इसमें ऊर्जा मुक्त होती है।